दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन एकेडमी में। आज हम रिट लेवल सेकंड के विज्ञान विषय के पहले बिंदु सजीव एवं निर्जीव का पढ़ेंगे। सजीव एवं निर्जीव में क्या पढ़ेंगे? परिचय, इनका अंतर और लक्षण पढ़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके परिचय की। वे वस्तुएं जिनमें जीवन होता है सजीव कहलाती हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? जीवन क्या है? कि जीवन एक जटिल परिघटना है जिसमें विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जनन, वृद्धि, विकास, उपापचय जैसी क्रियाएं की जाती हैं। वे जीव जिनमें ये क्रियाएं पाई जाती है सजीव कहलाते हैं, और वे जीव जिनमें ये क्रियाएं नहीं पाई जाती, इनके अलावा, उनको निर्जीव कहते हैं। अब सजीव और निर्जीव में अंतर पढ़ेंगे हम। अंतर के साथ साथ हम इनके लक्षण भी पढ़ते जाएंगे, जिनसे इसमें अंतर और लक्षण दोनों एक साथ हो जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शारीरिक संगठन की, कि सजीवों का और निर्जीवों का शारीरिक संगठन किस प्रकार का पाया जाता है। सजीवों में जीवन का प्रारंभ कोशिका से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक सजीव कोशिका का बना होता है। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका के आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं और कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिका संरचना के आधार पर सजीवों को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। पहले बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। वे सजीव जिनमें अल्पविकसित केंद्रक और अल्पविकसित केंद्रक आवरण पाया जाता है प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। इनको आदिम प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव भी कहते हैं। उदाहरण है इसके जीवाणु और नीलरित शैवाल। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। वे जीव जिनमें सुविकसित केंद्रक और केंद्रक आवरण भी सुविकसित पाया जाता है यूकैरियोट्स कहलाते हैं। यूकैरियोट्स का उदाहरण जैसे मनुष्य। दोस्तों, हम जानते हैं कि मनुष्य या सजीवों का शारीरिक संगठन कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं उत्तक, और उत्तक से मिलकर बनते हैं अंग, और अंगों से मिलकर बनते हैं विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र। तो हम कह सकते हैं कि सजीवों का शरीर विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है। ये अंग तंत्र विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, या गति करने के लिए, या देखने के लिए, सुनने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्तकों द्वारा अंगों का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार की संरचनाएं केवल सजीवों में ही पाई जाती है। निर्जीवों में इस प्रकार की कोई संरचना नहीं पाई जाती। अब बात करें निर्जीवों की, तो निर्जीवों में अवस्थाएं पाई जाती हैं, और ये अवस्थाएं ठोस भी हो सकती हैं, निर्जीव द्रव अवस्था में भी हो सकते हैं, और गैस अवस्था में भी हो सकते हैं। जी, क्रियाओं की। सजीवों में दो प्रकार की उपापचय क्रियाएं पाई जाती हैं। पहले प्रकार की उपापचय क्रिया जिसको हम एनाबोलिक क्रिया कहते हैं, और दूसरे प्रकार की जिसको हम कैटाबोलिक क्रिया या कैटाबोलिक क्रिया कहते हैं। एनाबोलिक क्रिया क्या होती है दोस्तों? एनाबोलिक वे क्रियाएं होती हैं जिनमें सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण किया जाता है, और इससे ऊर्जा का संग्रहण होता है। इसलिए इस क्रियाओं को निर्माणकारी क्रिया कहते हैं। इसका जैसे उदाहरण अपन देखें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु मिलकर भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज और एटीपी के रूप में ऊर्जा देते हैं। तो यह है एक एनाबोलिक क्रिया का उदाहरण। बात करते हैं दूसरे प्रकार की क्रिया, कैटाबोलिक क्रिया। कैटाबोलिक क्या होती है? कि इसमें एंजाइम्स की सहायता से जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को कैटाबोलिक अभिक्रिया या कैटाबोलिक क्रिया कहते हैं, और इनको विध्वंसकारी क्रिया भी कहते हैं।
अब बात करते हैं निर्जीव की। तो निर्जीव में इस प्रकार की कोई क्रिया या कोई उपापचयी क्रिया नहीं पाई जाती। निर्जीवों में सिर्फ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट, जनन की, जो कि सजीवों का एक मुख्य लक्षण माना जाता है। नए जीवों की उत्पत्ति। सजीव अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं जिनसे उनकी संतति बनी रहे, यानी उनकी जाति का अस्तित्व इस दुनिया में या पृथ्वी पर या संसार में बना रहे। सजीव अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं और इसी क्रिया को जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य के मनुष्य, गाय के गाय, गधे के गधा, बंदर के बंदर, कुत्ते के कुत्ता, यानी अपने ही समान दिखने वाले जीवों को सजीव उत्पन्न करते हैं और इस क्रिया को जनन कहते हैं। और जनन की क्रिया, जैसा कि हम जानते हैं, युग्मकों के संलयन से जनन क्रिया होती है और युग्मकों के संलयन से होने वाली जनन क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। कायिक संरचनाओं से होने वाली जनन को कायिक जनन या अलैंगिक जनन कहते हैं, जो कि यह पादपों में पाया जाता है। लैंगिक जनन मनुष्यों में या जीवों में और कायिक जनन पादपों में पाया जाता है। अब बात करते हैं निर्जीवों में। निर्जीवों में सजीवों के समान कोई जनन क्रिया नहीं पाई जाती। हाँ, यह कहा जा सकता है कि कुछ निर्जीव वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण सजीवों द्वारा किया जाता है, यानी सजीव उनका निर्माण करते हैं, उनको बनाते हैं, जिनसे उनकी जनन तो नहीं कहेंगे, उनकी निर्माण की प्रक्रिया सजीवों द्वारा पूरी की जाती है। अब चौथा बिंदु हम पढ़ेंगे वृद्धि। सजीवों में वृद्धि पाई जाती है और यह वृद्धि किस प्रकार होती है, अब ये देखते हैं। कोशिका विभाजन द्वारा जीवों में शारीरिक वृद्धि होती है। कोशिकाओं में लगातार विभाजन होते रहते हैं। समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका का विभाजन होता है, जिससे सजीवों के शरीर की वृद्धि होती है और ये वृद्धि एक निश्चित समय के लिए होती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि एनाबोलिक और कैटाबोलिक क्रियाओं के आधार पर होती है। अगर एनाबोलिक क्रियाएं अधिक होंगी तो क्या होगा कि वृद्धि धनात्मक होगी, और अगर कैटाबोलिक क्रियाएं अधिक होंगी तो वृद्धि ऋणात्मक होगी, और अगर एनाबोलिक और कैटाबोलिक क्रियाएं दोनों बराबर होंगी तो वृद्धि स्थिर होगी। यानी वृद्धि में जितना स्थिर वृद्धि का मतलब, जैसे हमारे शरीर की त्वचा की हम बात करें तो जो हम जानते हैं कि हमारे शरीर पर रोज़ त्वचा बनती है और रोज़ त्वचा के जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट होती हैं। तो जितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं उतनी ही कोशिकाएं वापस बन जाती है। इस प्रकार यह एक स्थिर वृद्धि का उदाहरण हम समझ सकते हैं। निर्जीवों में क्या है, सजीवों जैसी तो वृद्धि नहीं पाई जाती, लेकिन वृद्धि का एक रूप पाया जाता है। जैसे हम बात करें पहाड़ों की ऊंचाई का बढ़ना, तो यह भी वृद्धि का एक उदाहरण है। अगला बिंदु हम देखते हैं अनुकूलन। अनुकूलन क्या है दोस्तों? सजीवों का विपरीत परिस्थितियों में अपने आप में शारीरिक परिवर्तन कर उस वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों में क्या होता है, पत्तियां छोटी होती है या कांटों के रूप में रूपांतरित होती है, जड़ें गहराई तक धसी होती है, जिससे वो भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण कर सके। या फिर हम बात करें कि ठंडे स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के शरीर पर घने बाल होते हैं, जिससे वो वहाँ की ठंड को या सर्दी को सहन कर सके। तो ये उदाहरण हैं अनुकूलन के। और अनुकूलन मनुष्य की एक विशेषता है, जिससे वह अपने पर्यावरण में सामंजस्य बनाए रखता है और अपना जीवन यापन करता है। निर्जीव में ऐसा कोई भी बाहरी कारकों में परिवर्तन नहीं पाया जाता, यानी इनमें अनुकूलन या अनुकूलन जैसी कोई भी क्रिया नहीं पाई जाती। अब बात करें हम अगले बिंदु समस्थैतिकता की। समस्थैतिकता क्या होती है? समस्थैतिकता का मतलब है दोस्तों कि बाहर जो वातावरण है उसमें होने वाले परिवर्तन सजीव के आंतरिक परिवर्तन पर कोई असर न डाले। यानी बाहर जैसा भी परिवर्तन हो,
जीवों का या सजीवों का शरीर के अंदर का जो वातावरण है या अंदर का तापमान है वो वैसा का वैसा रहता है। इस गुण को समस्थैतिकता कहते हैं। यानी जैसे हम एक उदाहरण से समझें कि वातावरण का तापमान कुछ भी हो, चाहे तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे 50 डिग्री सेल्सियस हो, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। यह नियत बना रहता है। और ये नियत कब तक बना रहता है? जब तक मनुष्य के शरीर में बुखार या अन्य कोई ऐसी परिस्थिति या बीमारी न हो जिससे कि उसके तापमान में कमी या बढ़ोतरी हो, तब तक यह तापमान नियत यानी 37 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। इसी के जैसा एक दूसरा उदाहरण हम देखें तो केंचुए या एस्केरिस जल की अधिकता में तो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जबकि शुष्क परिस्थितियों में यानी सूखे की परिस्थिति में यानी जब वो जल में नहीं होते उस स्थिति में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जिससे उनके शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा बनी रहे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट, जैविक क्रियाओं की। सजीवों में पाए जाने वाला ये एक विशेष लक्षण है जैविक क्रिया। तो सजीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन जैसी विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती है। यानी वे भोजन भी करते हैं, उस भोजन का श्वसन की क्रिया विधि द्वारा सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, जिससे उनको ऊर्जा प्राप्त हो। उस ऊर्जा प्राप्त होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन मलमूत्र द्वारा या पसीने द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब सजीवों में ये विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे पोषण है, तो पोषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि सजीव दो प्रकार के होते हैं, स्वयंपोषी और विषमपोषी। स्वयंपोषी किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। तो पृथ्वी पर स्वयंपोषी हम हरे पेड़ पौधों या पादपों को ही कह सकते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता नहीं है, सिर्फ पकाता है। बनाने और पकाने में जो अंतर है उसी के आधार पर पेड़ पौधे स्वयंपोषी हैं और मनुष्य विषमपोषी है। विषमपोषी में जैसे मनुष्य है या जीव जंतु है, ये सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार के सभी जीव जंतुओं को विषमपोषी जीव कहते हैं। दूसरी उपापचय क्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं श्वसन। श्वसन क्या है? श्वसन के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, या श्वसन दो तरीके से होता है। एक तो है ऑक्सी श्वसन और एक अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अनोक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। उत्सर्जन जंतु और पादपों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। जैसे मैंने अभी बताया था, मलमूत्र या पसीने के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। निर्जीवों में ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं पाई जाती, सिर्फ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि लोहे पे जंग लगना, ये क्या है? एक भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। अगला है संवेदनशीलता। अगला पॉइंट है संवेदनशीलता। सजीव बाह्य उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी संवेदनशीलता पाई जाती है उनमें। और निर्जीवों में क्या है? कोई संवेदनशीलता नहीं पाई जाती, यानी कैसा भी उनको मौसम या वातावरण या परिस्थितियाँ मिले, उनमें उनके प्रति कोई संवेदना नहीं होती। अब हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान रखेंगे कि भोजन के लिए जंतु पादपों पर निर्भर करते हैं। यानी प्रत्येक जीव जंतु है वो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि वे स्वयंपोषी होते हैं। और सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी को वायरस कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये पहला बिंदु सजीव एवं निर्जीव परिचय, अंतर एवं लक्षण आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ